हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है आज आपके अपने YouTube चैनल द मैथ मशीन में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 10th का पहला चैप्टर है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। आज हम रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं को पढ़ेंगे। इसकी प्रश्नावली 1.1 इसको स्टार्ट करेंगे और इसका जो बेसिक है थोड़ा सा उसको हम जानेंगे, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल ये जो एक्सरसाइज है 1.1 ये पुरानी वाली बुक में 1.2 थी, इसमें नई वाली बुक में 1.1 है बेटा। ठीक है, चलिए तो हम पढ़ते हैं। अब सबसे पहले पढ़ते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो यहां पर देखते हैं कि जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या बेटा ये ध्यान रखना दो प्रकार की होती है। पहली होती है परिमेय संख्या, दूसरी अपरिमेय संख्या। यानी कि इसको हम ये कहेंगे कि जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या में ये परिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं ये दोनों ही आती हैं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या में आती हैं। ठीक है, मैंने ये दो भागों में इसलिए अलग कर दिया ताकि मैं आपको समझा सकूं कि परिमेय संख्याएं क्या होती है और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा मैं सारी चीजों आपको क्लियर करूंगा। देखिए, सबसे पहले परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है बेटा और अपरिमेय क्या होता है, देखते हैं इसको। परिमेय संख्या तो वो संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाए। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाए वो बेटा परिमेय संख्या होगी। इसी का उल्टा कर देंगे कि जो संख्या P/Q के रूप में ना लिखी जाए वो अपरिमेय संख्या होंगी। ठीक है, परिमेय संख्या में क्या है, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाए वो परिमेय संख्याएं होंगी, और जो संख्या P/Q के रूप में नहीं लिखी जाएंगी वो बेटा अपरिमेय संख्या होंगी। अब इनके एग्जांपल भी देख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और देख लीजिए परिमेय संख्या में कि जो P/Q के रूप में लिखी जाए, लेकिन एक चीज और है, नीचे जो हर है आपका Q वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। अपरिमेय संख्या में आपको मैंने बता दिया है, इसके एग्जांपल लिख लेते हैं कि कोई भी संख्या जो रूट में आए, जो संख्या कोई भी हो वो अगर रूट में आ रही है तो वो अपरिमेय संख्या होगी। जैसे कि √3, √4, √5, √7, √11 इस प्रकार की संख्याएं। और जो एक बेटा पाई होती है ये भी अपरिमेय संख्याएं होती है। अगर आप ये कहोगे कि सर रूट में 9 ये अपरिमेय संख्या है, तो बेटा याद रखें ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये आपका परिमेय संख्या है, इसलिए हम √9 को इसमें नहीं काउंट करते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपका अपरिमेय संख्या। इधर बात करते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में मैंने आपको बता दिया कि वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाए वे आपकी परिमेय संख्याएं होंगी। और इसके भी एग्जांपल दे देता हूं। जैसे 5/7 ये आपकी परिमेय संख्या है, 3/4 ये भी आपकी परिमेय संख्या है, -2/3 ये भी आपकी परिमेय संख्या है। इस प्रकार आपकी जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या है, परिमेय संख्याएं। अब आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, समझने वाली चीज यह है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0 मैंने लिखा है। इसका मतलब है जो हर के स्थान पर यहाँ पर कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो वो बेटा आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी।
लेकिन जैसे देखिए, जैसे मैंने कहा 5/0, नीचे 0 आ गए। जब 5/0 नीचे आ गई तो बेटा ये आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका जो किसी संख्या में जब 0 से डिवाइड करते हैं तो जो आता है ना वो इन्फिनिटी आता है, अपरिभाषित बोल देते हैं इसको, ये आता है। इसलिए अगर जब इन्फिनिटी आ गया तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ध्यान रखिए कि अगर हर के स्थान पर 0 आ जाए तो बेटा वो परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, अब बात क्या करता हूं मैं कि मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, क्या 0 जो है क्या ये परिमेय संख्या है? 0 जो है क्या ये परिमेय संख्या है? तो बेटा आप बताओगे कि सर यस सर, ये जो है 0 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कैसे है? क्योंकि 0 को हम बटे में 1 लिख देंगे, इस प्रकार 0 के बटे में 1 लगा देंगे। तो बताइए इस पर 0 पर कोई भी प्रभाव पड़ेगा, मतलब 0 कुछ और हो जाएगी। अगर हम इसको देखेंगे तो 0 ही रहेगा। इससे एक बात और याद रखना आप लोग कि जब हम 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो जो आंसर आता है बेटा वो 0 ही आता है। तो इस प्रकार हम 0 को बटे में 1 भी लगा सकते हैं। तो अगर हमने जब 1 लगा लिया तो जो आपका हर है वो क्या कभी 0 हुआ इसमें? जब 0 नहीं हुआ तो बेटा 0 फिर एक आपका एक परिमेय संख्या हो गई। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और समझाते हैं, चीजों को क्लियर करते हैं बेटा। तो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया कि 0 क्या है? परिमेय संख्या है। 0 क्या आपकी परिमेय संख्या है, याद रखना है। 0 को बटे में 1 लिख देंगे तो परिमेय संख्या होगी। अब परिमेय संख्या को मैं और भी भागों में बांट देंगे। देखिए यहाँ पर परिमेय संख्या को और भागों में बांट रहे हैं। सबसे पहला पूर्णांक, दूसरे नंबर पे बेटा पूर्ण संख्या, और पहले नंबर पे बेटा प्राकृतिक संख्या। परिमेय संख्या को 3 भागों में इस प्रकार और बांट दिया भाई। अब इसको भी थोड़ा सा समझने के प्रयास करेंगे। देखिए प्राकृतिक संख्या की जो शुरुआत होती है वो बेटा 0 से होती है, सॉरी 1 से होती है। 1, 2, 3, 4 इस प्रकार जो होती है संख्याएं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से लेकर के और इन्फिनिटी अनंत तक होती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या के अंदर ये है प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या की बात करें तो प्राकृतिक संख्या जो होती है उसमें 0 और इंक्लूड करके लिखते हैं शुरुआत में। तो 0 कैसे, यहाँ पे कैसे लिखेंगे? 0, 1, 2, 3 ... ऐसे अनंत तक। आप जहां तक लिखना चाहो वहां तक लिख सकते हैं। तो इसमें समझने वाली बात यह है बेटा कि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत हम 1 से करेंगे। प्राकृतिक संख्या की जो शुरुआत है वो हम 1 से करेंगे, और पूर्ण संख्या जो होती है इसको बोलते हैं होल नंबर, और प्राकृतिक संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर, और पूर्णांक को बोलते हैं बेटा इंटीजर। ठीक है, प्राकृतिक की शुरुआत हमने 1 से की, अनंत तक लिखेंगे। पूर्ण संख्या में क्या होता है कि प्राकृतिक संख्या जो होती है उसमें 0 और इंक्लूड करके लिख देंगे। यानी कि यहां से तो हमने प्राकृतिक संख्या लिख दी 1 से, और इसमें 0 और शुरुआत में आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्णांक की। बात करेंगे अब पूर्णांक की। पूर्णांक को क्या होता है बेटा? पूर्णांक को यहाँ पे समझने के लिए देखिए कैसे करेंगे। ये मैंने एक लाइन बना दी, लाइन बनाने पे इसको 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, और भी आगे इस प्रकार हम बढ़ा सकते हैं 5, आगे और भी संख्याएं चल सकती है अनंत तक। ऐसे ही यहाँ पर इधर चलेंगे तो -1, -2, -3, -4, ऐसे ही अनंत तक यहाँ पे इधर भी चलेंगे। ठीक है, अच्छा जी। अब +1 से लेकर के इधर आप चलेंगे सीधे हाथ की तरफ, +1 से लेकर के इधर आप जितनी भी अनंत तक चलोगे तो बेटा ये होती है आपका कौन सा? धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं संख्याओं को, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, प्लस की जितनी संख्या है इनको धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे, और माइनस की जितनी भी संख्याएं हैं इनको ऋणात्मक
पूर्णांक बोलेंगे, ये ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। और बेटा जो जीरो आपकी जो होती है ये ना तो धनात्मक पूर्णांक होती है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होती है। जीरो तो शून्य ही होती है बेटा। इसमें जीरो आपसे पूछा जाए कि क्या जीरो धनात्मक संख्या है? नहीं। क्या जीरो ऋणात्मक संख्या है? नहीं, क्योंकि जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना जीरो ना ऋणात्मक पूर्णांक है। तो जीरो तो शून्य है, इसकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार परिमेय संख्या को तीन भागों में बांटा। कौन कौन से? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और तीसरा पूर्णांक। अब प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से करेंगे, 1 से लेकर के और 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक जितना आप लिख सकते हो वहां तक लिख देंगे। यानी 1 से लेकर के शुरुआत होती है और इन्फिनिटी तक कितना भी लिख सकते हैं। पूर्ण संख्या में क्या होता है? होल नंबर में कि जो प्राकृतिक संख्या होती है उसमें जीरो इंक्लूड करके लिख देते हैं, यानी शुरुआत जीरो से करते हैं और 0, 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत तक इस प्रकार लिखते हैं। अब बात करते हैं पूर्णांक की। तो पूर्णांक क्या होता है बेटा? कि पूरा जीरो, जैसे ये नंबर लाइन मैंने बनाया आपको समझाने के लिए, यहाँ पर बीच में जीरो लिया, जीरो से इधर तो हमने प्लस की संख्या ले ली सीधे हाथ की तरफ और खैरे हाथ की तरफ हमने ले ली माइनस की संख्या। तो जीरो के बाद जाने की 1 से स्टार्ट करते हुए प्लस की संख्याएं जितनी भी हैं ये बेटा धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं इनको, और जीरो से उधर माइनस की जितनी भी संख्या है इनको ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। यहाँ तक जो समझाना था वो आपको समझा दिया। अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड करते हैं, देखिए तो थोड़ा पढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर, और इसको जो शो करते हैं बेटा वो कैपिटल एन से करते हैं। ठीक है, कैपिटल एन से इसे डिनोट करते हैं। अब प्राकृतिक संख्या को हम क्या करेंगे और कुछ भागों में तोड़ते हैं, कुछ भागों में और इसको बांट देते हैं। पहला है यहां पर देखिए, पहला है सम नंबर यानी सम संख्या, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इवन नंबर बेटा। दूसरा है बेटा विषम संख्या। तीसरा मान लीजिए आप भाज्य संख्या, और लास्ट में चौथा, इसको एक भाग में और देखते हैं, इसको लिख लीजिए आप अभाज्य संख्या, इस प्रकार। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं को मैंने 4 भागों में बांट लिया। पहला है सम संख्या यानी इवन नंबर। इवन नंबर जो है आपका, इसको पढ़ते हैं। इवन नंबर में क्या होता है कि जिस संख्या में 2 का भाग चला जाए ना, जिस संख्या में, यहां पे लिख देता हूं मैं, जिस संख्या में 2 का भाग चला जाए, जिस संख्या में 2 का भाग चला जाए बेटा वो इवन नंबर यानी कि सम संख्या होती है। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने कहा 26 में 2 का भाग चला जाएगा, इवन नंबर है यानी कि सम संख्या है। मैंने कहा 260 में भी 2 का भाग चला जाएगा, क्या है? सम संख्या है। मैंने कहा 2476, इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा। ठीक है, आगे मैं और देखता हूं। अब मैंने एक थोड़ी बड़ी संख्या लिख रहा हूं, 2 3 4 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8। बेटा ये इस प्रकार मैंने संख्या लिख दी, ये पूरी एक संख्या है, ये पूरी एक संख्या है। आप बताइए क्या ये इवन नंबर है, क्या ये सम संख्या है? जो मैंने ये संख्या लिखी है क्या ये सम संख्या है? सोच के बताइए। ये 2 से लेकर के और 8 तक जितनी भी संख्या थी मैंने पूरा एक संख्या लिखी है मैंने इतनी बड़ी, और आपसे पूछा जाए कि ये जो संख्या है क्या ये सम संख्या है, तो बेटा याद रखें जिस संख्या का इकाई अंक, पहला वाला जो अंक है, या तो 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, अगर ये आ रहे हैं तो बेटा वो उसमें संख्या में 2 का भाग चला जाता है, और जब 2 का भाग चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। तो इसका जो इकाई अंक है बेटा ये क्या है? 8 है।
8 में तो 2 का भाग चला जाता है, तो पूरे इस नंबर में 2 का भाग चला जाएगा, तो इस पूरी संख्या में 2 का भाग चला जाएगा, और जब 2 का भाग चला जाएगा तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बेटा सम संख्या। तो इस प्रकार सम संख्या ये हो गई, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ऐसे डॉट अनंत तक सम संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो सम संख्या आपका क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं विषम संख्या की बेटा। विषम संख्या, विषम संख्या इसी का उल्टा कर दे। सम संख्या में तो कहा गया कि जिस संख्या में 2 का भाग चला जाए वो सम संख्या हो गई। विषम में क्या करना है कि इसी का उल्टा कर देते हैं। उल्टा कैसे करेंगे कि जिस संख्या में 2 का भाग नहीं जाए, जिस संख्या में 2 का भाग नहीं, देखिए जिस संख्या में 2 का भाग चला जाएगा वो तो सम संख्या हो गई, और जो नहीं जाएगा तो बेटा वो हो गई विषम संख्या। एग्जाम्पल भी समझ लीजिए, जैसे कि 1, जैसे मान लीजिए मैंने छोटा नंबर लिया है 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस प्रकार जिस संख्याओं में 2 का भाग नहीं जा रहा है वो आपकी विषम संख्या हो गई। आगे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं थोड़ा बड़ा सा, देखिए जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस प्रकार मैंने ये संख्या लिखी। अब आपसे कहा पूछा जाए, कोई पूछने लग जाए इतनी बड़ी नंबर दे करके कि बताइए क्या ये सम संख्या है या विषम संख्या है, तो आप उसका सबसे पहले इकाई अंक चेक करेंगे। इकाई अंक क्या है, 9 है। 9 में 2 का भाग नहीं जाता है, जब 2 का भाग नहीं जाता है तो बेटा वो आपकी क्या हो गई, विषम संख्या। अगर इसमें 2 का भाग चला जाता है इसके इकाई अंक में, पहले अंक में, तो वो आज आपकी हो जाती क्या, सम संख्या, ठीक है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको कोई कितनी भी बड़ी संख्या दे दे और आपसे पूछे कि क्या ये सम संख्या है, तो आपको पहचान रखनी है कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, अगर ये आ रहे हैं तो आपका जो संख्या होगी वो बेटा सम संख्या होगी। और जिसका इकाई अंक 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, अगर ये आपके इकाई अंक में आ रहे हैं तो बेटा वो विषम संख्या होगी। समझ लेना कि उसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। और जिस संख्या में इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 आए उसमें 2 का भाग चला जाता है और वो सम संख्या होती है। तो यहां तक आपको मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे बात करता हूं बेटा भाज्य संख्या की। तीसरे नंबर पे मैं बात करता हूं किसकी, भाज्य संख्या, और इसी का उल्टा होती है अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में आप समझ लेना थोड़ा सा। देखिए जिस संख्या के गुणनखंड 2 या 2 से ज्यादा हों, 2 या 2 से ज्यादा हों, तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है, जिस संख्या के, ठीक है। इसी का उल्टा करेंगे कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कि जिस संख्या के गुणनखंड स्वयं, मतलब जिस संख्या के गुणनखंड 1 हो और स्वयं भी ही संख्या हो, तो वो उसका अभाज्य संख्या कहलाती है। समझते हैं, लिखते हैं पहले इसको। भाज्य संख्या वह संख्या जिसका या जिसके गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हों, वो आपकी क्या कहलाएगी बेटा, भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। अब इसका एग्जांपल देखेंगे। जैसे मैंने कहा 14 आपकी भाज्य संख्या है या अभाज्य है, तो पहले आप इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर मतलब गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कैसे करते हैं कि 1 मल्टीप्लाई 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, ठीक है। यानी इस प्रकार मैंने फैक्टर कर लिए। तो अब इसके फैक्टर देखेंगे। एक तो 2 है, एक मतलब 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, कितने हो गए, 3 हो गए। आप इसको एक नजरिए से और भी देख सकते हैं कि ऐसे 14 है, इसमें कौन कौन सी संख्या का भाग जाएगा। एक तो 1 का चला जाएगा,
2 का चला जाएगा, 7 का चला जाएगा, ये भी इसके है। तो ये जो है 14, इसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो रहे हैं, 2 से ज्यादा हो रहे हैं, तो ये आपकी भाज्य संख्या है। ठीक है, अब भाज्य संख्या की बात करता हूं मैं। यहां पे लिखना है आपको, जिस संख्या का गुणनखंड एक व वे स्वयं संख्या हो, जिस संख्या का गुणनखंड एक व वे संख्या स्वयं हो, वे अभाज्य संख्या कहलाती है। और आपको प्रश्नावली 1.1 में अभाज्य गुणनखंड ही निकालने हैं, इसलिए आप इस अभाज्य गुणनखंड को बड़े प्रेम से अच्छे से समझना बेटा। मैं इसको थोड़ा सा और भीतरी जानकारी दूंगा कि चलिए, अब अभाज्य संख्या के मैंने बारे में तो बता दिया कि जिस संख्या का गुणनखंड एक व स्वयं वे संख्या हो, जैसे एग्जांपल के द्वारा समझ लीजिए, मैंने कहा 13 अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है, तो आप इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, मतलब इसको दिखाएंगे कि ये 13 जो है किस किस संख्या से कटेगी। तो एक तो स्वयं है एक, और एक दूसरा 13। और कोई संख्या है, और कोई संख्या है जिसमें 13 का भाग चला जाए, नहीं है। तो बेटा 13 ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, इस प्रकार आपको लिख लें, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 13, 1 मल्टीप्लाई 13, एक तो 1 हो गया, इसमें ने कहा था गुणनखंड एक तो ये हो गया, और वाह वे स्वयं संख्या हो, तो वे स्वयं संख्या तो 13 का 13 ही है। तो इस प्रकार ये अभाज्य गुणनखंड हो गए इसकी। ठीक है, अब जैसे कि आपसे कहा जाए कि 31 संख्या दे दी, बताइए क्या ये भाज्य संख्या है या अभाज्य है? तो आप इसके फैक्टर करेंगे, पहले फैक्टर करेंगे तो एक तो 1 ही हो जाएगा, और एक हो जाएगा 31 स्वयं हो जाएगा। जब ये 2 संख्या है, एक तो 1 है, इस स्वयं 31 है, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 31 में एक तो 1 का भाग जाएगा, और दूसरा 31 स्वयं उसी संख्या का जाएगा। तो जब ऐसी कोई संख्या हो जिसमें 1 का और स्वयं उसी संख्या का भाग जाए, तो बेटा वही अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या की अगर मैं बात करूं तो 1 से लेकर के और 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, पता है आप लोगों को? नहीं पता, बता देता हूं कि 1 से लेकर के 100 तक जो अभाज्य संख्याएं होती है बेटा, वो 25 होती है। अगर आप चाहते हो कि मैं उनको लिख करके बताऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, किसी वीडियो में आगे और भी ज्यादा थोड़ा बताएंगे, तो उसमें थोड़ा बताएंगे अभाज्य संख्याओं को, जितनी 25 है उन सबको लिख देंगे। वैसे मैं आपको मुंहजबानी बता सकता हूं, देखिए अभाज्य संख्या में वे संख्या है जिनमें 1 का और स्वयं का भाग जाए। तो पहले तो हो गई, कौन सी हो गई? 2 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गई, 13 हो गई। इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो बेटा 100 तक 25 संख्याएं होती हैं। याद रखना, ये क्वेश्चन ऑप्शन में पूछ लिया जाता है कि 1 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, और उसका ऑप्शन भी दे देता है। तो ऑप्शन में आपको एक 25 मिलेगा, वो 25 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने पहले इंट्रोडक्शन में बताया प्रश्नावली 1.1 के में कि जो वास्तविक संख्या है वो कौन कौन सी होती है, उसके बारे में पूरी जानकारी दी। अब फिर उसके बाद मैंने बताया कि परिमेय संख्या को 3 भागों में बांटा, प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक। प्राकृतिक संख्या के बारे में फिर मैंने यहाँ पर जानकारी दे दी, और अपरिमेय संख्या जो है वो भी मैंने आपको बताया कि जो P/Q के रूप में ना लिखी जाए वो अपरिमेय संख्या होती है, और उसके मैंने एग्जाम्पल भी बताए। अपरिमेय संख्या जो है प्रश्नावली में होता है वो 1.2 में पढ़ने के लिए मिलेगी, उसको भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, अब मैं एक चित्र के द्वारा आपको समझा देता हूँ, जो भी चीज मैंने आपको इतना डिटेल में समझाई है आप उसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे देखिए सबसे पहले प्राकृतिक संख्या का ये फिगर बना दिया। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्या किसके अंदर आती है? ये पूर्ण संख्या के अंदर आती है कि नहीं? देखिए प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1, 2, 3 ऐसे होती है, और पूर्ण संख्या की शुरुआत 1, 0, 1, 2 ऐसे होती है अनंत तक। तो जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या के अंदर आ गई ना।
तो पहले प्राकृतिक संख्या, फिर उसके बाद पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या किसके अंदर आती है? पूर्णांक के अंदर आती है, ठीक है। पूर्णांक के अंदर कैसे आती है? जैसे मैंने आपको नंबर लाइन के द्वारा समझाया था कि 0 1 2 3 डॉट 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 ऐसे, फिर इधर -1 -2, ये भी अनंत तक ऐसे लिखते हैं। तो ये पूर्ण संख्या है। या 0 से अगर यहां से देखेंगे, एक सेकंड देखिए, यहां से 0 से स्टार्ट करेंगे तो इधर भी जितने भी है पूर्ण संख्या है, और 1 से स्टार्ट करेंगे तो प्राकृतिक संख्या भी इसके अंदर आ गई। तो याद रखिए, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या आती है पूर्ण संख्या के अंदर, और पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या आती है बेटा पूर्णांक के अंदर। अब पूर्णांक के अंदर आने के बाद आगे देखते हैं, और ये सारी चीजें जो आती हैं, यानी कि प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक, ये बेटा सब आते हैं किसके अंदर? ये आते हैं परिमेय संख्या के अंदर। किसके अंदर? परिमेय संख्या के अंदर आते हैं। मैंने पढ़ाया, आपने देखा होगा, परिमेय संख्या को मैंने कई भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा, प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक, उसके बारे में बताया। फिर प्राकृतिक संख्या के बारे में ये सारी जानकारी दी, ये सारी चीजें तो प्राकृतिक संख्या में आ गई, ठीक है। और पूर्ण संख्या जो होती है, ये इसके अंदर ये प्राकृतिक संख्या आती है, पूर्णांक के अंदर ये दोनों चीज आती हैं, और ये तीनों चीजें मिला करके ये परिमेय संख्या के अंदर आ गई। यहां तक बात क्लियर? अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर एक और चित्र बना देता हूं। किसका बना दे दिया? देखिए, समझिए, एक सेकंड, यहां पर देखिए, मैं एक और बना देता हूं, इसका नाम दे देता हूं अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या होती है। अब मैंने एक साइड में फिगर बना दिया किसका? परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या के अंदर जो भी आता है उस चीज का, और दूसरी साइड में बना दिया मैंने अपरिमेय संख्या का। अब बेटा इन सबको मिला करके जो एक पूरा फिगर बनेगा इस प्रकार, देखिए, इस पूरे को, यानी कि ये दोनों जो संख्याएं आ गई, ये आती है वास्तविक संख्या के अंदर, इस प्रकार। तो वास्तविक संख्या मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितने भी परिमेय संख्याएं हैं, जितने भी अपरिमेय संख्याएं हैं, जितने भी पूर्णांक हैं, जितने भी पूर्ण संख्या है, जितने भी प्राकृतिक संख्या है, जितने भी भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या, जो भी A to Z है, वो सब बेटा किसके अंदर? वास्तविक संख्या के अंदर आता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गई होगी। वास्तविक संख्या के अंदर सब क्या आता है? A to Z सारी चीजें आती हैं, ठीक है। क्या क्या आता है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के अंदर जो भी मैंने आपको यहाँ पर चित्र में लिखा है, ये सारी चीजें, ये सब किसके अंदर आती है? वास्तविक संख्या के। तो वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम था, इसलिए मैंने आपको इतनी सारी जानकारी दे दी। इसमें मैं आपको एक चीज के बारे में बताना भूल गया बेटा, ये प्राकृतिक संख्या को 4 भागों में बांट दिया मैंने। एक चीज और बची, उसको मैं यहाँ पर आपको अलग से समझा रहा हूं। ये चित्र आप अपने माथे में, दिमाग में सेव करके रख लेना। इससे क्या है कि अगर आपको मैंने जितने भी ये सुनाया है, जितना भी बताया है, अगर आप उसको भूल जाओ कहीं, मान लीजिए कोई रिवीजन नहीं करता बच्चा, उस चक्कर में भूल जाता है, अगर भूल भी जाए तो इस चित्र को बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग में बस सेट करके रख लेना। जिस बच्चे ने ये चित्र, यानी ये ग्राफ अगर किसी ने समझ लिया, ये जो मैंने बनाया है, अगर ये किसी ने समझ लिया तो ये समझ लीजिए आपको पूरे जितना भी मैंने ज्ञान दिया है वो सब आपके दिमाग में सेव रहेगा, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है वास्तविक संख्या है, और इसमें ऑप्शनल में कुछ ज्यादा पूछा जाता है, मतलब ऑप्शनल में 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं 10th क्लास के बच्चों के में, तो आपको ये याद रखना, ठीक है। अपरिमेय पाई जो होता है वो कौन सी संख्या होता है भैया? पाई अपरिमेय संख्या होता है। अगर ऑप्शन में अपरिमेय संख्या ना हो तो बेटा वो वास्तविक संख्या होता है। इन दो में से देगा। परिमेय संख्या को क्या बहुत कंडीशन है, कैसे पहचान होती है, 0 परिमेय संख्या है या नहीं है, बहुत सारी चीजें इसी से बनेंगी। आपको इन चीजों को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना। चलिए, ये सारी चीजें मैंने बता दी आपको, आगे और थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए बेटा,
भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, इनके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से जानकारी दे दी। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। एक होता है बेटा सह अभाज्य संख्या, एक होता है सह अभाज्य संख्या। अब सहभाज्य संख्या क्या होता है, तो याद रखना बेटा, जिन दो संख्याओं का, समझो दोबारा से फिर से सुनो, जिन दो संख्याओं का HCF यानी कि मासा, या फिर ऐसे समझ लीजिए उभयनिष्ठ अगर 1 है तो वे संख्याएं आपकी क्या होंगी, सह अभाज्य संख्याएं होंगी। मैं लिख देता हूं, कहीं आप भूल जाओ इसलिए मैं आपको लिख देता हूं। यहां पर देखिए सहअभाज्य संख्या में कि जिन दो संख्याओं का उभयनिष्ठ, ऐसे लिख लीजिए उभयनिष्ठ, अगर उभयनिष्ठ के बाद आप कोष्टक में ऐसे भी लिख सकते हैं उभयनिष्ठ, या फिर HCF भी समझ सकते हैं, उभयनिष्ठ भी बोल सकते हैं, HCF भी समझ सकते हैं, मासा भी बोल सकते हैं हिंदी में, यानी कि मैं यहां पर मासा भी लिख देता हूं, एक हो। जिन दो संख्याओं का उभयनिष्ठ बोल दो, या फिर HCF बोल दो, या फिर मासा बोल दो, तीनों का मतलब एक है, एक उभयनिष्ठ, HCF, मासा एक हो, ठीक है। वे संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। लेकिन आपको अभी तक समझ में नहीं आया होगा कि कैसे दो संख्याएं ली जाएंगी, क्या होगा। चलिए तो मैं आपको समझा देता हूं, यहाँ पर एग्जाम्पल लेके। देखिए बेटा, तो प्यारे बच्चों एग्जाम्पल लिया मैंने, जैसे मैंने कहा कि एक संख्या है 19 और एक है बेटा 23, इस प्रकार 23 और 19 मैंने ये दो संख्या लिखी और मैंने आपसे कहा कि बताइए 19 और 23 क्या सहअभाज्य संख्याएं हैं। पहले तो आप अपने दिमाग में एक चीज बैठा लेना कि अगर कोई दो अभाज्य संख्याएं हों, अगर कोई दो अभाज्य संख्याएं हों और उनका आपको HCF निकालना हो, HCF का मीन्स मासा निकालना हो, तो हमेशा उनका जो मासा आता है बेटा वो एक ही आता है, ठीक है। तो मैंने भी यहाँ पर ऐसे ही दो संख्याएं दी हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि 19 अभाज्य संख्या है और 23 भी अभाज्य संख्या है। तो इनका जब हम HCF निकालेंगे तो वो 1 आएगा बेटा। HCF निकालते कैसे, आई होप आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो चलिए मैं समझा देता हूँ। HCF भी कई तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो भाग विधि होती है, एक गुणनखंड विधि होती है। चलिए मैंने ऐसे, अब देखिए कैसे करूंगा कि पहले मैंने 19 को लिखा, 19 के फैक्टर किए, एक और 19 हो गए, 1 मल्टीप्लाई 19, फिर 23 को लिखेंगे, 23 के हो गए 1 मल्टीप्लाई 23, ठीक है। अब इसका HCF यानी मासा निकालना है, तो मासा में देखो क्या होता है मासा में कि जो जैसे दो संख्याओं का मासा निकालना है तो दोनों में जो कॉमन आए, कॉमन का इन द सेंस कि उभयनिष्ठ हो, हिंदी में उभयनिष्ठ बोल देते हैं कॉमन को, उसको हमें लेना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा समझिए, यहाँ पर 19 है, यहाँ 23 है, यहाँ 19 है, यहाँ 19 नहीं है, इसको छोड़ देंगे, यहाँ 23 है, ऊपर 23 नहीं है, इसको छोड़ देंगे, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, दोनों में उभयनिष्ठ क्या आ गया, 1 आ गया। तो बेटा ये आपका एक जो है क्या है, मासा निकल के आया। अब जब इनका उभयनिष्ठ यानी कि मासा अगर 1 आ गया तो बेटा वो संख्याएं सहअभाज्य ही होंगी। तो अब मैंने जो एग्जांपल लिया 19 और 23, तो बताइए क्या ये सहअभाज्य है। सहअभाज्य दिखाने के लिए मैंने इनका मासा निकाला, 1 आ गया और 1 आ गया, तो मतलब ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। आप इस बात से सहमत होंगे, सहअभाज्य संख्याएं को आपको समझ में आ गया। और भी चलिए मैं और एग्जाम्पल देता हूं, इसके और एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मैंने कहा 25 और 31, बात को समझ लेना हमारे ध्यान से, यहां 25 है और यहां 31 है बेटा, क्या ये सहअभाज्य संख्या है 25 और 31। पहले आप अपने माइंड में एक बात समझ लेना कि अगर दो अभाज्य संख्याएं हैं उनका अगर हम HCF निकालेंगे तो 1 आता है, तो अगर दो अभाज्य संख्या हैं हमेशा वो सहअभाज्य संख्या होंगी, ठीक है।
अगर कोई दो अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या का मीन्स मतलब होता है जिन संख्याओं में केवल एक का और स्वयं उसी संख्या का भाग जाए, तो वो अभाज्य संख्याएं होती है। अब अगर दो कोई संख्या है और उनमें आप दो संख्या देकर के पूछे कि क्या ये सहभाज्य संख्या है, अगर वो दोनों अभाज्य संख्याएं हैं और आपसे कोई पूछे कि क्या ये सहभाज्य संख्या है, तो याद रखें कि हाँ वो सहभाज्य संख्या होंगे, क्योंकि उनका HCF ओवेनिस्ट एक होगा। जब एक होगा तो वो सहभाज्य संख्याएं होंगी। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि एक संख्या आपको क्या नाम है, एक संख्या आपको दे दे क्या अभाज्य संख्या दे दे, और दूसरी या तो एक कोई सम संख्या दे दे या कोई विषम संख्या दे दे, तब भी इस बात में याद रखना कि उनका जो मैक्सिमम ओवेनिस्ट जो होगा वो 1 ही होगा। जैसे कि 25 का मैं फैक्टर करूंगा तो 1 × 5 होगा। देखिए समझिए, 25 का अगर मैं फैक्टर करूंगा तो 1 × 5 होगा। 31 का फैक्टर करूंगा तो 1 × 31 होगा। अब अगर मैं इनका HCF निकालूंगा तो देखिए क्या कॉमन आ गया, 1 ही तो कॉमन आ रहा है। यहाँ 5 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 31 है, यहाँ नहीं है, कोई कॉमन नहीं आया, तो HCF हो गया 1। और जब HCF 1 हो गया तो बेटा ये दो संख्याएं भी क्या हो गई, आपकी सहभाज्य संख्याएं हो गई। तो इस प्रकार आज मैंने वास्तविक संख्या यानी प्रश्नावली चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.1 का जितने भी एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.1 में जो उसका इंट्रो था, इंट्रोडक्शन जो भी था, मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अब आगे के हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलिए आज हम प्रश्नावली 1.1 को खत्म करते हैं। ठीक है, इसको मैं साफ कर देता हूं बेटा। तो बेटा प्रश्नावली जो 1.1 है हम दूसरी वीडियो में देखते हैं। आज हम इस वीडियो में केवल और केवल जो प्रश्नावली 1.1 के इंट्रोडक्शन जो भी था आज हमने आपको पूरे डिटेल में विस्तारपूर्वक समझा दिया है। अब अगली वीडियो में लेक्चर 2 जो आएगा उसमें आप प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलिए जब तक आप मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। और उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा होगा बेटा। तो बेटा मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को आगे शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी इस शिक्षा का थोड़ा फायदा उठा सकें। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।